हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RM इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज पे। आपने इस टॉपिक से पहले हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जिन बच्चों ने अगर इससे पहले की कोई वीडियो अगर नहीं देखी है तो लेफ्ट साइड में हमारा एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको पहले की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान दीजिए, ये एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है। देखिए, कॉस्ट का जो चैप्टर है उसमें कॉस्ट की कई सारी वेराइटीज थी, हमने इसके बारे में बात कर ली थी। लेकिन इन वेराइटीज के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, एवरेज का मार्जिन के साथ, मार्जिन का एवरेज के साथ, या वेरिएबल का फिक्स के साथ। यही सारे कुछ हमें यही सारे हमें कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं और दो तीन कुछ रिलेशंस है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला रिलेशन है एवरेज का मार्जिन के साथ। एवरेज कॉस्ट का मार्जिन कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि एसी तथा एमसी में संबंध हमें जो बताना है, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी बताना है, इससे पहले हमें एसी और एमसी के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले के हमारे वीडियोस देख लिए होंगे और आगे की वीडियो हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, एसी और एमसी में जो संबंध है, उन संबंध को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको वो डेटा निकालना होगा जैसे एसी आता है। एसी यानी एवरेज कॉस्ट, यानी औसत लागत। औसत लागत कुल लागत पर निर्भर करती है, यानी एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए हमें पहले टोटल कॉस्ट का पता होना जरूरी है। क्योंकि देखो, हम ऐसा मान के चलते हैं, हम एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में हमें जो आंकड़े लिखने हैं, हम डायरेक्टली एवरेज कॉस्ट नहीं लिख सकते। एग्जामिनर को कैसे आप प्रूफ करोगे कि एवरेज कॉस्ट आपने कहीं से नकल मार के नहीं लिखा, आपने खुद अपने आंकड़े खुद सेट किए। इसीलिए आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लिखने होंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले आप यूनिट बना लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। उसका बाद फटाफट लिख लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट लिख लीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख लीजिए। टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल लिखने के बाद अपने आप ही टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और जब टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो टोटल कॉस्ट के ही हेल्प से आप एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो ये शुरू के टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल है, ये तो आपको करने पड़ेंगे, ये एग्जामिनर को प्रूफ दिखाने के लिए कि सारे के सारे आंकड़े आपने खुद लिखे हैं। ध्यान दीजिए, आपको याद होगा टोटल फिक्स कॉस्ट हम शुरू से लेकर एंड तक एक ही जैसा लेते हैं। तो हमने शुरू में भी 12 लिया, बाद में भी 12 लिया। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आंकड़े हमने शुरू से लेकर एंड तक एक ही आंकड़े रखे ताकि रिलेशंस को समझने और समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने आंकड़े लिए थे 0, 6, 10, 15, 24 और 35। मैं बस सिर्फ आंकड़े एक जैसे इसी वजह से लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जरूरी नहीं कि शुरू से लेकर एंड तक यही आंकड़े रहेंगे, यही डेटाज रहेंगे। आप अलग अलग बुक उठा के देख लो, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटाज हैं, लेकिन उन सब के बीच के रिलेशन जो है वो बहुत सही है। बस आप एग्जाम में अगर एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, एग्जाम में रिस्क नहीं लेना। इसलिए जो आंकड़े आप याद करके जा रहे हैं, जिस आंकड़ों पर आपने काम किया है, वही आंकड़े आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 12 + 0 12, 12 + 6 18, 12 + 10 22, 12 + 15 27 और इसको आपस में जोड़ोगे आएगा 36 और ये हो जाएगा 47। आई होप ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन आपको मालूम है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज और मार्जिन में कैसे बात बनेगी। एवरेज कॉस्ट आपको याद है, अगर पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है, एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है। एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है। ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, ये रहा टोटल कॉस्ट कितनी 12, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। 12 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। एक बात याद करना, 12 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। 12 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 0, ये गलत है, 0 नहीं होगा, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आपने बचपन में मैथ में 7th 8th में सीखा होगा रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में आपने चीज देखा होगा कि रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो फ्रैक्शन में P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बस शर्त एक होती है कि जो नीचे जो Q होता है ना, वो बराबर नहीं होता 0 के, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए, वो दुनिया का कोई सा भी नंबर होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो कभी डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन। याद कीजिए, इससे पहले आपने 10th क्लास पढ़ी है, 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल आता था, उसमें कई सारी वैल्यू नॉट डिफाइन होती थी, है ना। रीजन, डिनोमिनेटर में 0 आ जाया करता था। इसलिए जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में 0 आता है, मतलब 0 ऊपर रहता है, इस तरीके से अगर आता है, जैसे ये 0/12 ऐसे होता है, तो इसका आंसर 0 आ सकता है।
जीरो ही आएगा, आ क्या सकता है, जीरो ही आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो ऐसी गलती एग्जाम में अक्सर हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि जीरो नहीं आना चाहिए। चलिए आगे टॉपिक की बात करते हैं। देखिए एवरेज कॉस्ट क्या है 12 डिवाइड में 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह आप डैश डाल दो। आगे क्या 18 डिवाइड में 1 18, 22 डिवाइड में 2 11, 27 डिवाइड में 3 9, 36 डिवाइड में 4 अगेन 9 और 47 डिवाइड में ये 5 है, ये 5 है 3 नहीं, 47 डिवाइड में 5 ये आ जाएगा 9.4, ये आ जाएगा 9.4, डिवाइड करके देख लेना 9.4 आएगा। अब बात यहां पे ये आती है कि जब हमने इसको कर दिया एवरेज कॉस्ट, अब मार्जिन कॉस्ट का संबंध, मार्जिन कॉस्ट का फॉर्मूला आपने इससे जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, या थोड़े एक वीडियो पहले आपने पढ़ा था। उसमें क्या देखा था आपने मार्जिन कॉस्ट? मार्जिन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस बताता है, मतलब दो टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। देखिए सबसे पहले में क्या, इससे पहले टोटल कॉस्ट 12 से पहले कोई डेटा था नहीं था, तो हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी ये डेटा कहाँ का है, 0 का है। तो हम इसको क्या करेंगे, डैश खाली छोड़ देंगे। अब क्या है 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 18 4, 27 माइनस 22 ये आ जाएगा 5 और 36 माइनस 27 ये आ जाएगा 9 और 47 माइनस 36 ये आ जाएगा 11। आई होप यहां तक टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट का पर यूनिट डिवाइड करके आता है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। दोनों में फर्क है। एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट का पर यूनिट का आंसर देता है कि एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कितनी है, और जो मार्जिन कॉस्ट है वो एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ने पे हमारी लागत कितनी बढ़ गई है वो बताता है। लेकिन इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, मार्जिन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि मार्जिन एक ऐसा टॉपिक है जब ये बढ़ना चाहता है तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जब ये घटना चाहता है तो बहुत तेजी से ये घटेगा। लेकिन इसमें खास बात एक और है, आप चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, कॉस्ट पढ़ लो, रेवेन्यू पढ़ लो, प्रोडक्शन पढ़ लो, या फिर प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट पढ़ लो, उन सब में एक बात खास है कि अगर मार्जिन के साथ कोई दूसरा टॉपिक चल रहा है ना, तो ये मार्जिन दूसरे टॉपिक को कहीं ना कहीं टच करेगा। मार्जिन जो है वो दूसरे टॉपिक को कहीं ना कहीं टच करेगा। अब मार्जिन को आपने कॉस्ट के साथ पढ़ा, कॉस्ट के साथ पढ़ो तो जहां भी कॉस्ट होगा उसको टच करेगा, लेकिन कहां से टच करेगा ये भी एक और खास बात है। इसकी मार्जिन की बेसिकली दो खास बात है। पहला, ये मार्जिन जो है अपने साथ वाले टॉपिक को टच जरूर करता है, लेकिन कहां टच करता है वो दूसरी खास बात ये कि अगर वो टॉपिक ऐसा है कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो मार्जिन उसको अपने उसके हाईएस्ट पॉइंट से टच करेगा, और वो अगर ऐसा टॉपिक है कि मार्जिन वो जो दूसरा टॉपिक है वो अगर बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से जा रहा है तो मार्जिन उसको लोएस्ट पॉइंट से टच करेगा। मतलब मार्जिन टच जरूर करेगा, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट से टच करे या लोएस्ट पॉइंट से टच करे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मार्जिन डिक्रीज हो रहा था और अचानक से क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। 6 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से फिर 9 हुआ, देखो बढ़ना शुरू हो गया 4 के बाद से ही, लेकिन उसका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये इसको यहां से टच कर रहा है, और ये जिसको टच कर रहा है, मार्जिन जिसको टच कर रहा है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे, ध्यान दो 18 से 11, 11 से 9 और 9 से 9 फिर दोबारा उसी पे रहा, तो लोएस्ट पॉइंट हमारा ये वाला 9 नहीं होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप को हम अगले स्टेप निकालते समय ये पता नहीं था ना कि ये लास्ट स्टेप होगा। जब 2 बार 9 आ गया मतलब ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद वो केवल बढ़ना शुरू होगा। देखो अगला क्या है 9.4, भले ही पॉइंट से बढ़ा हो लेकिन बढ़ तो गया। तो इसका मतलब है कि एसी का सबसे जो मार्जिन पॉइंट है ना, एसी का जो सबसे मार्जिन पॉइंट है, मार्जिन उसको वहीं से छुएगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट जो एसी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी एसी का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मार्जिन उसको वहीं से छुएगा। आ रही बात समझ में? तो इसने इसको यहां से छुआ। बाकी ये टॉपिक जो हम ग्राफ के अनुसार समझ सकते हैं, ग्राफ के हिसाब से देखिए। ग्राफ अगर मैं इसी पेज पे बनाऊं तो देखिए किस तरह से ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिए। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे यूनिट और यहां पे एसी एंड एमसी। सबसे पहले आप इस टॉपिक में एसी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप एसी नहीं बनाएंगे आपको ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट तो पता ही नहीं चलेगा। और एसी क्या? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ध्यान दीजिए, एवरेज कॉस्ट अगर आपने तीनों टॉपिक के अगर रिलेशंस पढ़े हैं, समझे हैं, तो आपको वहां पे एक चीज ये अच्छे से क्लियर होगी कि यहां से जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर से लेकर नीचे तक डाउन होता है। ध्यान दीजिए 18 से 9 पे, और 9 के बाद हल्का सा ये बढ़ना शुरू हुआ। तो जहां से ये बढ़ना शुरू हो रहा है ना, मार्जिन कॉस्ट क्या करेगा, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। एवरेज यानी ये वाला, ठीक है, एवरेज। ये एवरेज वेरिएबल नहीं है, ये एवरेज फिक्स नहीं है, ये एवरेज कॉस्ट है, मतलब सब मिला के टोटल का एवरेज, ठीक है। और जो मार्जिन है, मार्जिन के बारे में खास तौर से यहां ध्यान रखिए, मार्जिन क्या करेगा,
मार्जिन आएगा अपना यहां से, जो मैंने अभी को बताया था, लास्ट पॉइंट उठाएगा जहां से इसका बॉटम पॉइंट होगा, वहां से चला जाएगा। मतलब देखो इस पॉइंट के बाद ये थोड़ा यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन। मार्जिन की खास बात क्या होती है, वो दूसरे को वहीं से टच करता है, या तो वहां से बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे हो रहा हो, या तो वो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हो। कॉस के टॉपिक में हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता, कॉस हमेशा डाउन यू शेप में बनता है। आपने अपने टीचर से पढ़ा भी होगा कि हमेशा कॉस कर्व जो होता है वो यू शेप में बनता है, यू शेप में। तो यू शेप में बॉटम पॉइंट ही आता है, तो मार्जिन जो है उसको बॉटम पॉइंट से टच करेगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए, इसके अंदर आपसे 3 नंबर का टॉपिक और पूछेगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक 5 नंबर का है, आपसे इसमें 3 नंबर का टॉपिक और पूछेगा। और 3 नंबर का टॉपिक क्या होगा, आपसे इसके संबंध को पूछेगा, रिलेशन पूछेगा। जो मेन हेडिंग है आपको उसको 3 लाइन में बताना है, आपको इससे रिलेशन पूछेगा, वो 3 लाइन में बताना है आपको। ध्यान दीजिए वो 3 लाइन में क्या क्या होगा, मैं एक एक करके लिख देता हूं। सबसे पहला, ग्राफ की तरफ भी ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए ग्राफ की तरफ भी ध्यान देंगे। जब देखो एमसी जब डिक्रीज हो रहा था ना, जब एमसी डिक्रीज हो रहा था तो एसी भी डिक्रीज हो रहा था। ध्यान दो, 6 से 4 हुआ था, ये 18 से 9 हो गया। मतलब जब एमसी डिक्रीज हो रहा था तब एसी भी डिक्रीज हो रहा था। तो यही पॉइंट आपको पहले लिखना है। ध्यान दीजिए आप पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन एमसी डिक्रीज देन एसी ऑल्सो डिक्रीज। आपको ये पॉइंट आपको लिखना है रिलेशन में। हिंदी में, जब एमसी घटता है तब एसी भी घटता है, यही लाइन आपको लिखनी है। जब एमसी घटता है तब एसी भी घटता है। ठीक है, आप अपने इस रिलेशन को किसी भी आसान शब्दों में लिख सकते हो, किसी भी आसान शब्दों में। जरूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है, देखो जब 2-3 टीचर या 5 टीचर एक जगह बैठ जाते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं। मान लो वहां पे एक जगह एक टेबल है जहां पे 5 टीचर बैठे हैं और पांचों जो है ना डिमांड के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे टीचर डिमांड की अलग अलग डेफिनेशन देंगे। लेकिन एक इकोनॉमिक्स की परिभाषा ये भी है कि जब किसी एक टॉपिक को लेके 5 इकोनॉमिक्स जब आपस में बात करते हैं ना, तो वहां से एक छठी डेफिनेशन बनके तैयार हो जाती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स की कोई स्पेसिफाइड फिक्स डेफिनेशन नहीं है किसी भी टॉपिक को लेके कि आप कहते हैं इसकी डेफिनेशन यही बनेगी। सब अपने अपने अनुसार चीजों को बताना शुरू करते हैं। तो अभी तो आप स्कूल में हो, कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में आंसर आपके अपने विचारों में मांगा जाएगा। वहां पे अगर आप किताबों आंसर लिख के चले आओगे तो मार्क्स कट जाते हैं, कोई नंबर नहीं देते। और अक्सर बच्चों से गलती होती है, क्योंकि सेम टॉपिक है, जो आप 12th में पढ़ रहे हो वो और जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो वो, दोनों सेम टॉपिक है, बट आंसर्स में डिफरेंस है। यहाँ आंसर क्वेश्चन आपके आता है 2 नंबर के, 3 नंबर के, मैक्सिमम 6 नंबर का आता है, वहां आता है 15 नंबर का। और 15 नंबर में एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट 15 पेज आप भर कर आओ, एटलीस्ट 15 नहीं तो 12 तो आप लिख कर आओ। तो सोचो, जो स्कूल लाइफ में आंसर लिखते हो वो और जो ग्रेजुएशन लाइफ में आंसर लिखते हो वो, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए आपको टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको अपने विचार लिखने होते हैं उसमें। खैर, अपने दूसरे रिलेशन में चलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान दिया कि पहला, जब एमसी डिक्रीज होता है तब एसी भी डिक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सोच के देखिए। दूसरे पॉइंट लगता है, जब एमसी बढ़ रहा होता है, जब एमसी बढ़ रहा होता है तब एसी तब भी डिक्रीज होता है। देखो एमसी 4 से 5 हो गया, ये 11 से 9 पे आया। जब एमसी बढ़ रहा होता है तब एसी डिक्रीज होता है। लेकिन ये वाला पॉइंट इतना वैलिड नहीं है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं, 3 पॉइंट आपको लिखने। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख दिए कि जब एमसी एसी को टच करता है, जब एमसी एसी को टच करता है तब एसी जो है अपने न्यूनतम पॉइंट पे होता है। तो आप सेकंड पॉइंट आप ये लिखिए, व्हेन MC touch AC then AC is on its minimum point। ध्यान दीजिए, आप हिंदी में लिखेंगे, जब MC AC को छूता है तब AC अपने न्यूनतम स्थान पर या न्यूनतम बिंदु पर होता है। ग्राफ में मैच कर लीजिए, जब ये MC AC को छू रहा था तब AC अपने बिल्कुल न्यूनतम पॉइंट पे था। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। एक पॉइंट तो आपने ये वाला बताया, दूसरा पॉइंट आपने ये बताया, तीसरा पॉइंट इसके बाद वाला बताएंगे। बाद वाला क्या, कि जब MC बढ़ता है तब AC भी बढ़ता है। मतलब ये छूने के बाद MC बढ़ता है तब आप ऐसे लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, यहां पे पहले क्या हो रहा था, पहले MC डिक्रीज हो रहा था, फिर MC इसको टच कर रहा था, अब MC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां लिखेंगे व्हेन MC, आप लिखेंगे व्हेन
MC increase, then AC also increase, but MC increase faster than AC। मतलब आप क्या लिखेंगे, जब MC बढ़ता है तब AC भी बढ़ता है, पर MC AC की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। देखो, जब MC बढ़ रहा है तो AC भी बढ़ रहा है। ध्यान देखो, इधर MC 9 से 11 हो गया, ये 9 से 9.4 हुआ। तो जब MC बढ़ता है तो AC भी बढ़ता है, लेकिन MC जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। देखो, MC 9 से 11 हुआ, 2 स्टेप आगे बढ़ गया, ये केवल 0.4 आगे बढ़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि MC एक ऐसा टॉपिक है, जब बढ़ने की बारी आएगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जब घटने की बारी आएगी तो बहुत तेजी से घटेगा। ठीक है, यहां पर ये टॉपिक जो है लगभग आपका कंप्लीट है। आप अपने स्कूल में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या आगे जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, वहां पे इससे ज्यादा आपसे टॉपिक कुछ नहीं पूछेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैक्सिमम चीजें आपसे इसमें कवर हो चुकी है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक का या इस पूरी बुक का फुल कोर्स चाहिए तो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसमें आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। आई होप, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और औरों तक ये चैनल के बारे में बताइए, ताकि लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके।